नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हो रहे हैं, भवानीपुर में ये उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में आज दीदी की प्रतिष्ठा जो है वो एक तरह से दांव पर है, क्योंकि ये सीट अपने आप में काफी अहम है, काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी या फिर कह लीजिए प्रियंका टिब्रेवाल यहां पर मैदान में है, जिसको लेकर आपने देखा होगा पिछले दिनों लगातार तमाम स्टार प्रचारक बीजेपी के मैदान में थे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उस सीट की, भवानीपुर की सीट की, जहां पर कुछ समय बाद ममता बनर्जी, हालांकि बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी शाम तक यहां पर मतदान करने के लिए आएंगी और खुद अभिषेक बनर्जी भी यहां पर आएंगे। ये वही केंद्र है जहां पर ममता बनर्जी मतदान करती हैं। भवानीपुर की बात करें तो ये ममता बनर्जी का ही गढ़ रहा है, ये सीट रही है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में, अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें इस सीट को छोड़कर, अपनी पारंपरिक सीट को छोड़कर ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को चुना था, जहां पर शुभेंदु अधिकारी से वो चुनाव हार गई थी। जिसके बाद एक बार फिर से अब ये उपचुनाव हो रहा है और ये उपचुनाव बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी एक बार फिर से है, इसलिए बीजेपी की नजर भी इस सीट पर है और यहां पर बीजेपी की तरफ से प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा गया है, जिनके लिए जमकर प्रचार किया गया। उम्मीदवार 12 हैं, मतदाता 2 लाख से ज्यादा हैं। यहां पर 97 मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर सुरक्षा की कमान जो है वो केंद्रीय बल संभाल रही है। तो ये सीट, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहां काफी अहम है कई मायनों में। ये सीट अगर बचती है तभी ममता बनर्जी की जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की वो बच पाएगी, इसीलिए ये सीट इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी महत्वपूर्ण है। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र और इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले अनुपम, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने बताया कि जिस सीट पर आप वहां पर मौजूद हैं, जिस केंद्र पर आप मौजूद हैं, वहां पर ममता बनर्जी भी वोट करने आती हैं, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है? कब तक वो वहां पर अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचेंगी? जी श्वेता, ममता बनर्जी अमूमन दोपहर बाद ही चुनाव क्षेत्र में उतरती हैं और अपना वोट डालने आती हैं। तो आज भी जो हमें अब तक मालूम चल रहा है, शाम 4 बजे के आसपास ममता बनर्जी इसी केंद्र में आएंगी, जहां पर अब सुबह से ही कतारें हमें देखने को मिल रही हैं और अपना वोट डालेंगी। लेकिन उससे पहले अभिषेक बनर्जी का सुबह सुबह ही जो कार्यक्रम है, वोट देने का कार्यक्रम है, ममता बनर्जी के परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो भी यहाँ पर वोट देंगे। लेकिन ममता बनर्जी हर बार हमने देखा है कि दोपहर बाद ही वो निकलती हैं और 3 से 4 के बीच में वोट डालती हैं। तो इस बार भी जैसी जानकारी है कि 4 बजे के आसपास ममता बनर्जी यहाँ वोट डालने आएंगी। चलिए जल्दी जल्दी जान लेते हैं जरा बाकी जगह जहां पर अभी वोटिंग शुरू हुई है वहां पर क्या हालत है। आपसे इंद्रजीत जानना चाहेंगे, आप जिस जगह पर मौजूद है जहां पर वोटिंग हो रही है, जहां पर उसका नजारा, उसकी तस्वीरें भी हमें दिखाएं और बताइए कि वहां पर लोगों में कितना उत्साह है इस उपचुनाव को लेकर खासकर। बिल्कुल श्वेता, इस वक्त हम लोग खड़े हैं मित्रो इंस्टीट्यूशन स्कूल में। ये ममता बनर्जी के घर के बिल्कुल नजदीक है। यहीं पे ममता बनर्जी आएंगी दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में। अभिषेक बनर्जी का भी यहीं पे मतदान करना है और आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह का सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, क्योंकि पोलिंग बूथ के बाहर हमको इस वक्त दिख रहा है कि कोलकाता पुलिस के अफसर हैं, उसके साथ साथ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स जो है CAPF, उनका भी डिप्लॉयमेंट किया गया। आप देख सकते हैं ये वो स्कूल है मित्रो इंस्टीट्यूशन। अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त देखिए किस तरह से जांच हो रही है गेट पर और जो मतदाता है वो अंदर जा रहे हैं। अंदर आप देख सकते हैं सेंट्रल फोर्सेस जो है डिप्लॉय तैनात किया गया है, उनके साथ साथ आर्म्ड फोर्स भी है और मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ। कैसे आपको दिखा देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अफसर है वो ग्लव्स दे रहे हैं, ग्लव्स प्रोवाइड कर रहे हैं मतदाताओं को और उसके साथ साथ सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है, क्योंकि ये मद्देनजर में रखना बहुत जरूरी है कि ये कोविड स्थिति अभी भी जारी है और इस वक्त कोविड के परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए ग्लव्स, मास्क मैंडेटरी है। जिसके पास ग्लव्स नहीं है उनको ग्लव्स दिया जा रहा है। टेम्परेचर स्कैनिंग भी हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर स्कैनिंग, दीदी एक तो दाखा, टेम्परेचर स्कैनिंग मशीन भी है जिससे टेम्परेचर स्कैनिंग हो रही है और ये पूरा इंतजाम जो है वो इलेक्शन कमीशन ने किया है। और भवानीपुर में इस वक्त जो शंका सबको थी कि पिछले 2 दिन से जिस तरह की बारिश
पश्चिम बंगाल में हो रही थी, दक्षिण बंगाल में और कोलकाता में खासकर, उससे कैसे लोग बाहर आके मतदान करेंगे इसका डर था। लेकिन आप देख सकते हैं इस बूथ के अंदर अभी इस वक्त बारिश नहीं हो रही है, बारिश रुक गई है और जो आशंका थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घटता हुआ दिख रहा है और लोगों में काफी उत्साह उमंग है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां ये कोशिश करेंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्र आए और अपना मतदान जो है वो करे, क्योंकि बाईपोल में उपचुनाव में ये देखा जाता है कि कम लोग, टर्नआउट जो है वो कम होता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि लोग बाहर निकले और मतदान करें। अनुपम और इंद्रजीत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कैप्टन सिद्धू से नाराज है, आलाकमान सिद्धू से नाराज है, सिद्धू चन्नी से नाराज है, चन्नी विवादों से नाराज है, मनीष तिवारी कांग्रेस की नीति और नियंताओं से नाराज है, जबकि कपिल सिब्बल कांग्रेस की नीतियों से नाराज है। ये सारी नाराजगी कांग्रेस के लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आई है। सिद्धू और कैप्टन की नोकझोंक से शुरू हुआ विवाद अब कांग्रेस में बगावत का बिगुल बन गया है। पार्टी के अंदर ही कई खेमे दिख रहे हैं और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सिद्धू नाराज थे, सिद्धू नाराज हैं। सिरमथे किसी भी चीज की कुर्बानी मैं दूंगा, लेकिन सिद्धांतां ते खड़ूंगा। राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने बड़ा विश्वास किया था सिद्धू साहब पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये विश्वासघात है। पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। पंजाब में कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ चुनाव में जब लड़ेगी तब लड़ेगी। फिलहाल तो आपसी लड़ाई है, इज्जत पर बनाई है, पार्टी की जगह हंसाई है, मुश्किल घड़ी आई है। मुंह फुलाए बैठे सिद्धू को सीएम ने संदेश भिजवाया है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ मिलकर बात करें, पूरे विवाद को साफ करें। मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो। जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी आप कर सकते हैं। चन्नी ने तमतमाए हुए सिद्धू को संदेश जब भिजवाया, उसके पहले ही सिद्धू ने आलाकमान को संदेश भिजवा दिया था और उस संदेश का ये था सार कि सिद्धू हथियार डालने को नहीं है तैयार। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ सकता। सिद्धू ने आज सुबह सुबह पहले ट्वीट किया और फिर दिल्ली दरबार को खबरदार किया कि बात आगे बढ़ानी है तो उनके संदेश का मतलब समझकर ही बात आगे बढ़ाई जाए। सिद्धू क्या चाहते हैं? सिद्धू के बयान में पार्टी को बचाने की चिंता से ज्यादा चेतावनी थी। इंसाफ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਰਮੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ चीज की कुर्बानी मैं दूंगा, लेकिन सिद्धांतां ते खड़ूंगा। इहदे लई मैनूं कोई सोचण दी लोड़ नहीं है। दागी लीडरां ते दागी अफसरां दा सिस्टम तां भन्निया सी, दोबारा उन्हां नूं लिया के उही सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं इहदा विरोध करदा। सिद्धू के तेवर बताते हैं कि वो तलखियों से सराबोर है। सूत्रों की माने तो तमाम नाराजगी के अलावा वर्चुअल इस्तीफा दे देने वाले सिद्धू 3 लोगों के इस्तीफे पर अड़े हैं। वो चाहते हैं कि चन्नी सरकार में मंत्री राणा गुरजीत सिंह, डीजीपी आईपीएस सहोता और महाधिवक्ता एसपी देओल का इस्तीफा ले लिया जाए। ये तीनों शीर्ष अधिकारी चरणजीत चन्नी की पसंद है। सिद्धू शुरू से ही इनकी नियुक्तियों का विरोध करते रहे हैं, लेकिन अब तो इन्होंने इनके इस्तीफे को नाक का सवाल बना लिया है। सिद्धू को भरोसा है कि कई बार की तरह इस बार भी उनकी ही बात मानी जाएगी,
लेकिन इस बार सिद्धू गच्चा खा सकते हैं, क्योंकि सूत्रों की माने तो इस बार कांग्रेस ने प्लान बी तैयार कर लिया है। और तो और कांग्रेस नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर विचार भी कर रही है। सूत्रों की माने तो सिद्धू की कुछ मांगे जायज हैं, जिन पर पार्टी विचार करने को तैयार है, लेकिन सिद्धू का बागी रवैया गांधी परिवार को नागवार गुजरा है, इसलिए उन्हें जरूरत से ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी। पार्टी के पास प्लान बी तैयार है। संभव है कि कांग्रेस सिद्धू की नाराजगी पर ऐसा कोई फैसला ले ले, क्योंकि सिद्धू के नाराज होने पर कांग्रेस के ही नेता नाराज हैं। कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सिद्धू ने राहुल और सोनिया समेत पार्टी से विश्वासघात किया। राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने बड़ा विश्वास किया था सिद्धू साहब पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये विश्वासघात है। पंजाब के एक विधायक का निशाना सिर्फ सिद्धू हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल भी मानते हैं कि कांग्रेस में स्थायी अध्यक्ष न होने से रणनीति नहीं है, और रणनीति नहीं है इसलिए पार्टी में भगदड़ मची है। In our party, at the moment there is no president, so we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. We need to understand each other's point of view. I don't want to talk about Punjab, but a border state where this is happening to the Congress party means what? It's an advantage to the ISI in Pakistan. कपिल सिब्बल मानते हैं कि सरहद से जुड़े पंजाब में सरकार का अस्थिर होना राष्ट्र की सुरक्षा का भी मसला है, इसलिए विवाद समाप्त हो। लेकिन विवाद तो गहराता जा रहा है। मनीष तिवारी जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पार्टी के नेतृत्व की ही समझ पर सवाल उठा रहे हैं। पंजाब का जो सामाजिक ताना बाना है वो पूरी तरह से तना हुआ है आज की तारीख में, और ऐसी परिस्थिति में अगर पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता होती है, पंजाब एक सरहद का सूबा है, अफगानिस्तान में जिस तरह से घटनाक्रम घटा है उसको अगर आप संज्ञान में लें तो पंजाब और कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस में इस वक्त जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। सिद्धू चन्नी से नाराज हैं, कैप्टन समर्थक सिद्धू से नाराज हैं, आला कमान सिद्धू से नाराज हैं, मनीष तिवारी आला कमान से नाराज हैं, और कपिल सिब्बल पूरी पार्टी की नीति से नाराज हैं। और मिलीजुली इस सारी नाराजगी ने चिंता की मारी कांग्रेस को जुगनू बना दिया है। चंडीगढ़ में मोहित शर्मा और सत्येंद्र चौहान के साथ आनंद पटेल, दिल्ली, आज तक। पंजाब में जारी सियासी संग्राम के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल देर शाम गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बैठक चली। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होंगे। खबर यह भी है कि कैप्टन और शाह की दोबारा मुलाकात भी जल्द होने वाली है और फिर प्रधानमंत्री के साथ। कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह की मुलाकात होगी। सियासी गलियारे में इसकी चर्चा तो पहले से थी। इसे वक्त की नजाकत कहें या फिर बदली हुई परिस्थिति, सियासत में कब किसका मन बदल जाए कहना मुश्किल है, क्योंकि जो कैप्टन अपने दिल्ली दौरे में सिर्फ घर बदलने की बात कर रहे थे, वो अपना पाला बदलकर सीधे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंच गए। 79 साल के कैप्टन और 56 साल के अमित शाह की यह मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। हालांकि मीटिंग के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि उनकी मुलाकात में किसानों के आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। कैप्टन ने ट्वीट कर लिखा, दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की, कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से चले आ रहे किसान आंदोलन पर चर्चा की और उनसे फसल विविधीकरण में पंजाब का समर्थन करने के अलावा कृषि कानूनों को निरस्त करने और एमएसपी की गारंटी के साथ संकट को तत्काल हल करने का अनुरोध किया। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह के बीच किसानों के कृषि कानूनों के मुद्दे पर कई बातें साफ हुई हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार करने को लेकर सहमति बनी है। साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह आने वाली धान की फसल को लेकर अमित शाह से किसानों को कोई दिक्कत न हो, ऐसा उन्होंने आग्रह किया है। पूर्व सीएम ने जल्द ही सीसी लिमिट पंजाब के लिए रिलीज करने की बात कही है, जिससे किसानों को पेमेंट के लिए कोई दिक्कत न आए और फसल मंडियों से आसानी से उठ जाए। खबर तो ये भी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के बीच जल्द ही दूसरी बैठक होगी और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कैप्टन की फाइनल मुलाकात हो सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस मीटिंग में भले ही किसानों को लेकर हुई बातचीत का जिक्र करें,
लेकिन पंजाब के मौजूदा माहौल में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि कैप्टन अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। ऐसे में जाहिर है कि उनकी मुलाकात कोई सरकारी मुलाकात नहीं हो सकती। लिहाजा सियासी खेमे में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के बाद कयास लगने लगे हैं कि क्या कैप्टन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। क्या पंजाब के विधानसभा चुनाव में कैप्टन मुख्यमंत्री पद का चेहरा बन सकते हैं। उधर दिल्ली के बॉर्डर पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ 10 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बिना वो हटने वाले नहीं हैं। रायपुर दौरे पर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। जिस तरह से ताना शाह की तरह देश की जनता के साथ में व्यवहार हो रहा है, किसान पिछले 10 महीने से वहां पर बैठा हुआ है, उसने सर्दी, गर्मी, बरसात झेली है, आज वो पूर्ण रूप से पक चुका है। सरकारों के गलत एलिगेशन से उसको तरह तरह के नाम से पुकारा गया। जब तक ये सरकार इन किसानों से, मजदूरों से, देश के नौजवान से इन मसलों पे बातचीत नहीं करेगी, देश का किसान दिल्ली को छोड़ने वाला है नहीं। दरअसल पंजाब सरकार पहले से ही किसानों के साथ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह शुरू से ही किसान आंदोलन के समर्थन में रहे हैं। पंजाब में आंदोलन करीब 1 महीने तक शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहा। इसके बाद किसान दिल्ली गए तो कैप्टन ने कोई रोक टोक नहीं की। ऐसे में सवाल ये भी है, क्या केंद्र और किसानों के बीच कैप्टन नीति से पंजाब की सियासत में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।